हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिजीत सिंह सचान, कंसल्टेंट ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन, रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। आज हम अपनी वीडियो सीरीज़ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में शॉर्ट डिस्कशन करेंगे, जो कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होती है। तो ये एक ऐसी परेशानी है जिसपे रीढ़ की एक हड्डी रीढ़ की दूसरी हड्डी के ऊपर से स्लिप हो जाती है, यानी वो दोनों का अलाइनमेंट जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो या तो ऊपर वाली हड्डी आगे चली जाती है या नीचे वाली हड्डी आगे चली जाती है। तो इस बीमारी को हम लोग स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का नाम देते हैं। स्पॉन्डाइलो यानी वर्टिब्रा और लिस्थेसिस यानी उसका आपस में एक दूसरे के ऊपर ट्रांसलेशन हो जाना। तो ये जो होते हैं, इस बीमारी के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे हो जाती है, इसके क्या लक्षण हो जाते हैं, इसको कैसे पहचाना जाता है एवं इसका इलाज किस प्रकार से किया जाता है। तो पहले इसके मुख्य कारणों के बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्यों होती है। तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है ट्रॉमेटिक, यानी जो किसी तरह के ट्रॉमा के बाद हो रही है। दूसरी होती है डीजेनरेटिव, यानी उम्र के साथ बोन में डीजेनरेटिव चेंजेस हो रहे हैं, उनमें लगातार डैमेज होता जा रहा है, जो जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो ट्रॉमेटिक्स जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है उसमें बेसिकली देखा गया है कि सर्वाइकल, जिसमें C5-6 जंक्शन, जो कि सर्वाइकल स्पाइन का मोस्टली जो एरिया होता है, वहाँ पर सर्वाइकल स्पाइन में सबसे ज़्यादा लोडिंग एक्टिविटीज़ होती है, यानी मैक्सिमम मूवमेंट जो देखा गया है वो C और 5-6 वर्टिब्रा के बीच में देखा गया है। तो यदि कभी कोई भी ऐसी चोट होती है जिसमें सर्वाइकल स्पाइन पे सबसे ज़्यादा लोडिंग पड़ती है, तो उसमें देखा गया है कि C5 और C6 के बीच में ही लिस्थेसिस या ट्रांसलेशन देखा गया है, जिसमें C5 जो है वो C6 के ऊपर आगे जा सकती है या C5 जो है वो C6 के पीछे जा सकती है। यदि वो आगे जाती है तो हम उसे एंटीरोलिस्थेसिस कहते हैं, यदि वो पीछे जाती है तो उसे हम पोस्टीरोलिस्थेसिस कहते हैं। इसी में जो कमर के निचले हिस्से में देखा गया है, सेकेंड मोस्ट जो कॉमन कमर में देखा गया है वो L5-S1 या फिर D12-L1, जो कि मैक्सिमम लोड बेयरिंग एरियाज होते हैं डॉर्सल स्पाइन में और लंबोसेक्रल स्पाइन में। तो कमर में नीचे हिस्से में इन दो एरियाज में लिस्थेसिस की प्रॉब्लम देखी गई है। तो ओवरऑल अगर हम देखे जाएं तो ट्रॉमेटिक लिस्थेसिस ज़्यादातर सर्वाइकल स्पाइन में देखे गए हैं और उसके बाद लंबोसेक्रल स्पाइन में देखे गए हैं। तो इसको किस तरीके से ये है, इसके पार्ट से इसको हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम से डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड 1, 2, 3, 4, और अकॉर्डिंगली ही उसको हम ट्रीट करते हैं। दूसरा होता है डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, यानी उम्र के साथ साथ जो बोन्स में नेचुरल डीजेनरेशन होता है या किसी और बीमारी की वजह से, जिसमें फ्लोरोसिस है, स्क्लेरोसिस है या एंकालोजिंग स्पॉन्डाइलाइटिस हो रही है या फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, इसकी वजह से जो बोन्स में डीजेनरेशन हो रहा है और उसके बाद यदि कभी ट्रिवियल ट्रॉमा हो जाता है या और कोई परेशानी आ जाती है या ट्यूबरकुलोसिस हो जाती है, जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी गलने लगती है और उसमें जो है लिस्थेसिस हो जाती है, क्योंकि बोन जो होती है वो एक्सेसिवली वीक हो जाती है। तो इस कंडीशन में भी जो है वो हम लोग देखते हैं कि लिस्थेसिस यानी एक हड्डी दूसरे हड्डी के ऊपर आ रही है। तो ये इस जो डीजेनरेटिव स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होती है ये मैक्सिमम L5-S1 लेवल पर देखी गई है, यानी लंबोसेक्रल स्पाइन में देखी गई है, क्योंकि उम्र के साथ साथ जो मैक्सिमम वेट बेयरिंग होता है वो L5 और S1 के ऊपर देखा गया है। साथ ही L5 और S1 का जो नेचुरल कर्वेचर होता है उसकी वजह से L5-S1 की लिस्थेसिस ज़्यादा कॉमन हो जाती है। तो ये उन मरीज़ों में देखा गया है जिनका उठने बैठने का तरीका ठीक नहीं होता, या फिर वो कमर झुका के चलते हैं, या फिर एक्सेसिवली वो ऐसा काम करते हैं जिसमें कमर को झुका के काम किया जाता है और धीरे धीरे करके वो बोन्स वीक हो जाती हैं। तो उसमें हम लोगों को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की प्रॉब्लम देखने में मिलती है। इसके लक्षणों के बारे में जाने तो इसके बेसिकली अगर ट्रॉमा के बाद है तो स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज होता है तो उसके सिम्टम्स मिलते हैं, या फिर स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज नहीं है, सिर्फ बोन्स में ही लिस्थेसिस की प्रॉब्लम आई है, तो हमें पेन, रेस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट, यदि गर्दन में है तो नेक मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन मिलता है, यदि कमर में है तो मरीज़ को पैरों को चलाने में या कमर से झुकने में परेशानी होती है, लोकलाइज्ड पेन होता है, उस जगह पर
टच करने से टेंडरनेस ऐसी फीलिंग भी आ सकती है। साथ ही यदि उसमें स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स में दबाव आ रहा है तो न्यूरोजेनिक पेन भी होता है, जिसे हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं। पेशेंट को यदि इसमें स्पाइनल कॉर्ड में डैमेज हो रहा है तो उस डैमेज की वजह से उसको पैरालिसिस, नम्बनेस, वीकनेस, ये सारी परेशानियां भी आ सकती हैं। कुछ केसेस में ब्लैडर और बॉवल का ही इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से उसे मरीज लैट्रिन या पेशाब करने में परेशानी आ सकती है, उसमें रुकावट आ सकती है या उसका कंट्रोल भी खो सकता है। तो ये सारे लक्षण जो होते हैं वो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस में देखे गए हैं। कई बार देखा गया है कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस अगर एक्यूट सेटिंग में है तो वो जो है स्पाइन को अनस्टेबल कर देती है, जिसमें चलने में दर्द बढ़ जाता है। ट्रॉमा के बाद पेन होता है और कुछ समय बाद वो पेन जो है वो रिलीफ हो जाता है और पेशेंट जो है वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ करता रहता है। इसके हम आइडेंटिफाई करने के लिए पेशेंट के सिम्टम्स को असेस करते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरेज, एमआरआईज और सीटी स्कैन की मदद से इसको आइडेंटिफाई करते हैं और इसको ग्रेड करते हैं और देखते हैं कि वो किस स्थिति में है, उसमें स्पाइनल कॉर्ड और नर्व रूट्स की क्या स्थिति है, उस पर कितना दबाव है और पेशेंट को उसी के अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। तो ट्रॉमेटिक सेटिंग्स में ज़्यादातर पेशेंट में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और डिजेनरेटिव केसेस में, क्योंकि ये धीरे धीरे लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ होती है, क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, यदि ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट की स्पाइन स्टेबलाइज्ड है, फ्यूज्ड है और उसमें कोई स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स का कंप्रेशन नहीं आ रहा है तो उसे हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर लेते हैं। ट्यूबरकुलोसिस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उसमें हम लोग ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट करते हैं और यदि कोई लोड बेयरिंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, तो हम लोग उसको ऑपरेट करते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें नर्व रूट्स का कंप्रेशन हो रहा है या स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन हो रहा है, उसमें हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें सर्जरी में हम लोग वो फ्यूजन और फिक्सेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। आजकल एंडोस्कोपिक टेक्निक से भी हम लोग स्पाइन को फिक्स और फ्यूज़ कर लेते हैं, जिसमें कि मरीज़ को हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम कम होता है और रिकवरी भी फास्ट होती है और बेटर होती है। तो ये सारी चीज़ें और ये सारे ऑप्शंस हमारे पास स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की बीमारी के लिए अवेलेबल हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के बारे में कुछ लाभ होगा, इसकी जानकारी हुई होगी, ये क्या होता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, इसको ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। धन्यवाद।